बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अदनान जत्तोई एडवोकेट हूँ। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी कि यूट्यूब आइकन में जाकर सर्च आइकन में अदनान जत्तोई एडवोकेट टाइप करें, वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि फातरुल अकल शख्स की ज़मानत किस सेक्शन के तहत होगी, उसका ट्रायल कैसे कंडक्ट होगा और ट्रायल विद इन अ ट्रायल की क्या मीनिंग है। यानी कि एक ट्रायल हो रहा है, उसके अंदर एक और ट्रायल शुरू हो जाता है। आज हम इस प्रपोजिशन को डिस्कस करेंगे। मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक की जजमेंट है, मोहम्मद हनीफ बनाम सरकार, क्रिमिनल रिवीजन नंबर 173 ऑफ 22। प्रपोजिशन इसमें ये होती है कि एक फातरुल अकल शख्स नौज़बिल्लाह कुरान पाक के औराक चलाता है जिस पर 295 बी पीपीसी का सेक्शन अट्रैक्ट करता है, जिसकी सज़ा उम्र कैद की सज़ा है। उस शख्स को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, क्योंकि शख्स वो ये तो अंडरस्टूड सी बात होती है कि वो शख्स फातरुल अकल होता है जिसने नौज़बिल्लाह इतनी गिरी हुई और बुरी हरकत की। पुलिस तफ्तीश करती है, तफ्तीश के बाद उसका मुकम्मल चालान मुकम्मल करके सेंड टू कोर्ट कर देती है, जिसके बाद उस मुलजिम का ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। अब मुलजिम का भाई इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एडिशनल सेशन जज के पास दरखास्त देता है 466 सीआरपीसी। हम नॉर्मली बादस गिरफ्तारी की दरखास्त ज़मानत 497 सीआरपीसी के तहत देते हैं, लेकिन फातरुल अकल शख्स की बादस गिरफ्तारी की ज़मानत 466 सीआरपीसी के तहत दायर की जाएगी, जिसमें वो कहता है कि उसका भाई फातरुल अकल शख्स है, उसे कोई पता नहीं है कि उसने वो कौन सी हरकत कर रहा है, क्या कर रहा है। उसकी ये दरखास्त ज़मानत एडिशनल सेशन जज खारिज कर देता है, उस ऑर्डर को लेकर वो शख्स हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन फाइल करता है। केस मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक के पास फिक्स होता है, पार्टीज को नोटिस होते हैं, दोनों तरफ से बहस होती है। उसके बाद मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक इस प्रपोजिशन में डिटेल से इस जजमेंट में डिस्कस करते हैं कि उसकी बेल कौन से सेक्शन के तहत की दायर की जाएगी, अगर कोई शख्स ल्यूनेटिक है तो उसका ट्रायल कैसे कंडक्ट होगा, और ट्रायल विद इन अ ट्रायल, एक ट्रायल के अंदर एक और ट्रायल, वो भी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि मुलजिम की कोर्ट में सिर्फ हाजिरी जिस्मानी तौर पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे ज़हनी तौर पर भी कोर्ट में उसका मौजूद होना ज़रूरी है। उस पर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उस एफआईआर में, उनको सही तरीके से समझकर और उनका सही तरीके से जवाब देना भी मुलजिम की फ़राइज़ में शामिल है। अब क्योंकि फातरुल अकल शख्स ज़हनी तौर पे तो मफलूज होता है, उसे कुछ नहीं पता हो रहा होता कि वो क्या कर रहा है और उस ऑफेंस की क्या सज़ा है, इसलिए ज़हनी तौर पर वो ना तो वो एट द टाइम ऑफ ऑफेंस मौजूद होता है, ना ही कोर्ट में वो उसकी ज़हनी अटेंडेंस होती है। सेकेंडली हाई कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि अगर ये साबित हो जाए, अब ये साबित अभी आगे चल के बताएंगे कि कैसे साबित होगा कि ये शख्स फातरुल अकल है। कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की गई कि जी फातरुल अकल शख्स है। सबसे पहले मजिस्ट्रेट उसका मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवाएगा, जो ये ऑब्जर्व करेगा कि उस शख्स की मेंटल कंडीशन एट द टाइम ऑफ अकरेंस, उससे पहले या उसके बाद में उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन कैसी है। जब मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा, उसके बाद अब जो ट्रायल ऑलरेडी पहले चल रहा है उस ट्रायल को मजिस्ट्रेट रोक देगा।
अब यहाँ पे बात आती है ट्रायल विद इन अ ट्रायल। अब वो ट्रायल चल रहा था, उस ट्रायल को रोककर सबसे पहले जो डॉक्टर्स ने मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया है, सबसे पहले अब उस डॉक्टर्स को, उनकी मेडिकल टीम को, मेडिकल बोर्ड को कोर्ट में पेश करके उन पर जिरह की जाएगी, उन पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा और एक बाकायदा ट्रायल डॉक्टर्स पर होगा जिन्होंने मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है और जिन्होंने उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन डिस्क्राइब की है। अगर वो साबित कर देते हैं कि एट द टाइम ऑफ अक्रेंस वो बिल्कुल ठीक था या वो फातिरुल अकल शख्स नहीं है, तब उसका जो वो ट्रायल रोक दिया गया था वो वहीं से दोबारा शुरू हो जाएगा। और अगर डॉक्टर्स मेडिकल बोर्ड के अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वो शख्स फातिरुल अकल था और ये उसकी जहनी मेंटल कंडीशन उसकी, ये उसे पता नहीं चल रहा था कि वो ये क्या ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो उस और उन डॉक्टर्स पर जिरह करने के बाद ये फाइनल हो जाता है कि ये उस वक्त मेंटल जहनी तौर पर अनफिट था और फातिरुल अकल शख्स था, तो उस सूरत में ट्रायल कोर्ट उस शख्स की जमानत लेकर अंडर सेक्शन 466 सीआरपीसी एक ऐसे शख्स के हैंड ओवर करेगी जो उसकी सेहत का, उसकी मेंटल हेल्थ का, वो अपने आप को या किसी दूसरे शख्स को नुकसान ना पहुंचाए, इन तमाम तर एक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शख्स लेगा, कोर्ट उसकी बेल अलाउड करके उस शख्स के हैंड ओवर कर देगा। अगर कोई शख्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है तो कोर्ट उसको फिर जेल में ही सुपरविजन में रखेगी, इस सुपरविजन में कि वो किसी दूसरे शख्स को या अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए, और उसके ऊपर अपने स्टाफ डिप्यूट कर देंगे, जेल अथॉरिटीज, जो उसकी निगरानी करेंगे। इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने एडिशनल सेशन जज का वो ऑर्डर सेट असाइड कर दिया और केस को दोबारा ट्रायल कोर्ट के पास भेजा कि डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट्स को, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स को कंसीडर करते हुए, उन पर डॉक्टर्स पर जिरह का मौका फ्राहम करते हुए दोबारा ट्रायल कंडक्ट करे और उसके बाद मेरिट पर फैसला करे। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।